नाज़रीन, चीन ईरान के साथ न्यूक्लियर मामले के ऊपर पूरी तरह से खड़ा हो रहा है और अब चीन की जानिब से ईरान की मदद के लिए कुछ नए इकदाम जो है वो उठाए गए हैं। यूनाइटेड नेशन के अंदर जो वहां पर कॉन्फ्रेंस के अंदर बाकायदा चीन ने अपना जो 5 पॉइंट्स हैं वो जमा करवा दिए हैं, जिसमें उसने कहा है कि ईरान के खिलाफ किसी भी तरह की जो थ्रेट ऑफ फोर्स है उसको हम कबूल नहीं करेंगे। ईरान के खिलाफ जो सैंक्शंस हैं उसको किसी तौर पर कबूल नहीं करेंगे और फिर जो एक अलायंस बन रहा है उसमें वो और ज्यादा हमें मजबूती नजर आ रही है, जिसमें वेनेजुएला है, जिसमें नॉर्थ कोरिया है, रशिया है, चाइना है और ईरान है। अभी चाइना ने मजम्मत की है वेनेजुएला के ऊपर ट्रंप की जानिब से जो नई सैंक्शंस लगाई गई हैं। तो चाइना जहां मुदाखलत करता है बड़ी बामानी मुदाखलत होती है, तो वेनेजुएला के ऊपर सैंक्शंस लगी हैं और सबसे पहली जो मजम्मत आई है वो चाइना की तरफ से आई है। इसके ऊपर हम बात करेंगे। गजा में जो लार्ज स्केल एग्रेशन का मामला है कि इजरायली फौज सैकड़ों टैंक्स 1,80,000 70,000 के करीब फौज दाखिल होने का जो मामला है, जो प्लान इस वक्त सामने आ चुका है, अमेरिकन और इजराइल की फाइनल टॉक्स होने जा रही हैं और उस पर मजीद कंफर्मेशन आई है कि इजराइल ऐसा ही इरादा रखता है। सिर्फ जो इंतजार किया जा रहा है वो जो अमेरिकन ग्रीन लाइट है उसको सिर्फ इंतजार किया जा रहा है। दूसरी तरफ नाज़रीन, जो यमन जंग के ऊपर जो चैट लीक हुई है, जो सेंसिटिव जो इंफॉर्मेशन थी और वो लीक हो गई है, वो मामला नाज़रीन आगे बढ़ रहा है। इतना आगे बढ़ रहा है कि वो यूरोप को हिट कर रहा है। बात शुरू कहां से हुई थी, पहुंच कहां तक रही है और उससे भी आगे जा रही है। यमन के ऊपर मामला चल रहे थे लेकिन ये हिट कर रहा है यूरोप को, और जो मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे बड़ा अलायंस है यानी यूरोप का और अमेरिका का, वो इससे हिट हो रहा है और थिंग्स आर जस्ट लाइक एक्सप्लोडिंग विद EU एंड US। और बहुत सारे तो ये इसमें एस्टिमेट कर रहे हैं कि अब नेटो का खात्मा तय है। यूरोप और अमेरिका का जो अलायंस, जो रही सही कसर थी, जो बचा कुचा मामला था, वो भी आप समझिए को खत्म हो गया है, क्योंकि इससे ट्रंप इंतजामिया की जो ट्रू इंटेंशंस हैं रिगार्डिंग यूरोप वो सामने आई हैं कि ट्रंप इंतजामिया जो है वो यूरोप के बारे में असल में सोचती क्या है। यानी मीडिया के ऊपर आकर वो थोड़ी सी लगी लिपटी बात करते हैं। अच्छा, कसर उन्होंने पहले भी कोई नहीं छोड़ी। जिस तरह से अमेरिका यूरोप को डील कर रहा है, ट्रंप इंतजामिया डील कर रही है, आज से पहले तो ऐसे किसी ने डील नहीं किया यूरोप को। ठीक है, अभी बाइडेन थे तो कितना एक मजबूत तरीन इत्तेहाद के तौर पर ये मौजूद है, लेकिन जैसे ट्रंप इंतजामिया डील कर रही है ऐसा किसी ने भी नहीं किया। लेकिन फिर भी मीडिया के ऊपर चले थोड़ी सी लगी लिपटी बातें की जाती हैं। लेकिन यहां पर तो चूंकि प्राइवेट डिस्कशन थी, वो प्राइवेट डिस्कशन सामने आई है, तो इसको कहा जा रहा है कि द अनफिल्टर्ड व्यू, कि बगैर किसी फिल्टर के जो असल अंदर की कदूरत है वो ट्रंप इंतजामिया की यूरोप के हवाले से जब सामने आई है। और यूरोप को इस वक्त क्या देखने को मिल रहा है, तज़हीक आफ्टर तज़हीक। जो ज़ेलेंस्की के साथ हुआ वो भी यूरोप ही की तज़हीक थी, वो यूरोप ही का नुमाइंदा बनकर वहां पर गया हुआ था। और इसके अलावा आप देख लें मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स को अलग से निशाना बनाना, तो तज़हीक आफ्टर तज़हीक जो है वो इस वक्त यूरोप फेस कर रहा है। और यहां पर ये काफी इसमें एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि नेटो का खात्मा तय समझे, नेटो का खात्मा जो है वो तय समझे। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो गल्फ स्टेट्स हैं वो अब जो इकोनॉमिक रोल है उसको रिप्लेस करने जा रही है। यूरोप का जो इकोनॉमिक रोल है उसको गल्फ स्टेट्स जब वो रिप्लेस करने जा रही हैं, तो यहां पर फिर सवाल ये भी आ गया, हम तफसील में इसको डिस्कस करेंगे। अगर गल्फ स्टेट्स इकोनॉमिक रोल को रिप्लेस करने जा रही हैं तो फिर अमेरिका मिडिल ईस्ट के अंदर जंग कैसे छेड़ेगा? ये तो एक बहुत बड़ी, जैसे देखे ना, ईरान के खिलाफ जंग ना होने की एक बहुत बड़ी वजह आबनाए हुर्मुज़ है। आज तक अगर वहां पर जंग नहीं हुई तो बहुत सारे फैक्टर है, लेकिन एक जो बहुत प्राइम फैक्टर है जहां पर आकर वो रुक जाते हैं वो आबनाए हुर्मुज़ है कि इससे सब चीजें बंद हो जाएगी, दुनिया की इकोनॉमी डैमेज हो जाएगी। तो इसी तरह ये भी मामला है कि अगर यहां से इन्वेस्टमेंट जानी है, अब देखें ना, $1.4 ट्रिलियन UAE अनाउंस कर चुका है, $1 ट्रिलियन सऊदी अरेबिया अनाउंस कर चुका है। तो दुनिया में इस वक्त कौन है जो इतनी इन्वेस्टमेंट अमेरिका के अंदर कर रहा है? कोई भी नहीं है, कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जो इस लेवल के इन्वेस्टमेंट्स कर रहा हो। तो फिर यहां पर जंग कैसे छड़ी जाएगी, इसको हम तफसीली डिस्कस करेंगे। और यूरोप का बड़ा सख्त तरीन रिएक्शन जो है वो इस चैट के ऊपर फिर अमेरिका के खिलाफ जो है वो आ रहा है। और अमेरिका के अंदर भी ट्रंप जो इंतजामिया के ऑफिशियल्स हैं उनके खिलाफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन शुरू हो सकती है कि नेशनल सिक्योरिटी लेवल की जो इंफॉर्मेशन है उसको सही अंदाज के अंदर हैंडल नहीं किया गया। और आप अंदाजा करें कि ये सब स्टार्ट कहां से हुआ है, यानी अमेरिका के अंदर और हिट कर रहा है जाकर यूरोप के साथ अलायंस, कितना कुछ तब्दील हो रहा है। इस सब का आगाज कैसे हुआ है? जस्ट ज्वाइनिंग द वॉर ऑफ इजराइल। अमेरिका का खुद कुछ भी नहीं है,
اسرائیل کی وار جو ہے وہ جا کر جوائن کیا ہے، جس کا یہ سارا جو نتیجہ نکل رہا ہے۔ اور ایک اور فنومنا بڑا ہم واضح طور پر دیکھ رہے ہیں، جو ہم نے افغانستان میں نہیں دیکھا، جو عراق میں نہیں دیکھا، لیبیا، باقی امریکی جنگوں میں اس طرح سے نہیں دیکھا گیا، اور وہ فنومنا یہ ہے کہ جنگ لڑی وہاں جائے گی، یعنی جنگ لڑی یمن میں جائے گی، مڈل ایسٹ میں جائے گی، لیکن ڈیمیج ادھر ہوگا، امریکہ کے اندر ہوگا، ان ٹرمز آف آپ کہہ لیں کہ انسائیڈ جو کیوس ہے، ان ٹرمز آف کہہ لیں کہ گورنمنٹ کے جو ڈیفرنسز ہیں، ان ٹرمز آف آپ کہہ لیں کہ گورنمنٹ کا انتظامیہ کا مزید ویک ہو جانا، اور ٹرمپ کی ڈیموکریٹس کے ساتھ اور فائٹ، اور اپنے جو اپوزیشن ہے اس کو ایسی اپرچونٹیز دینا کہ وہ چیزوں کو ایکسپلائٹ کر سکے، اور پھر یورپ جیسا اتحاد یہ مزید جو ہے وہ ڈیمیج ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا فنومنا ہے کہ جنگ یہاں پر لڑی جائے گی، اثرات وہاں پر ہوں گے، اتنے بڑے اثرات، صرف ایک ڈائمنشن کے اثرات نہیں، اتنی ڈائمنشن کے اثرات جو ہے وہ وہاں پر ہوں گے۔ تو یہ ایک شدید پریشر ہے، اور وہاں پر یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ کیا یہ سوٹیبل ہے یہ جنگ۔ اور جو سب سے بڑی بات مزید سامنے آئی ہے کہ جے ڈی وینس اور ٹرمپ کا پہلی باقاعدہ ڈویژن جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے، صدر اور نائب صدر کی فارن پالیسی کے اوپر پہلی باقاعدہ جو ڈویژن ہے وہ سامنے آ گئی ہے۔ دونوں ایکسٹریم کے اوپر جا کر کھڑے ہو گئے ہیں، ٹرمپ کچھ اور بات کر رہا ہے، جے ڈی وینس اس سے بالکل متفق نہیں ہے، وہ کوئی اور بات کر رہا ہے۔ تو یہ سب نتیجہ ان جنگوں سے پیدا ہو رہا ہے، اگر یہ نہ ہو تو ادھر یہ اختلافات اور اس سے آگے پھر جو اثرات ہیں وہ پیدا نہ ہوتے۔ اور اگلی بات ناظرین یہ ہے کہ دیکھیے، امپائر کو چلانے کے لیے آپ کو گریٹ مائنڈز چاہیے ہوتے ہیں جو فیوچرز کو پریڈکٹ کر سکے۔ بہت بڑی بڑی آتے ہیں، دنیا کے فیصلے آپ کو کرنے ہیں، آپ کو فیوچر کے فیصلے کرنے ہیں کہ آگے معاملات کو ہم نے کس ڈائریکشن میں لے کر چلنا ہے۔ جو بھی دنیا میں امپائر ہوتی ہے وہ فیصلہ کرتی ہے نا کہ کس ڈائریکشن میں ہم نے جانا ہے، تو اس کے لیے گریٹ مائنڈز چاہیے ہوتے ہیں، یہ والے نہیں، یہ والے چلنے والے نہیں ہیں۔ مثال لیجیے، آپ دیکھیے کہ روس سے جنگ جاری رکھنی ہے یا روکنی ہے، جیسے یورپ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جنگ جاری رکھنی ہے، تو یہ سوال ہے نا کہ روس کے ساتھ جنگ جاری رکھنی ہے یا روکنی ہے، اور اگر روکنی ہے تو انشاءاللہ کتنا کنسیشن جو ہے وہ روس کو دیا جا سکتا ہے۔ یورپ کے ساتھ اتحاد رکھنا ہے یا ختم کرنا ہے، نیٹو کو رکھنا ہے یا ختم کرنا ہے۔ اب دیکھیے یہ کتنے بڑے بڑے فیصلے ہیں، نیٹو نے اس پوری دنیا کو شیپ کیا ہے، یہ سب سے بڑا سیکیورٹی الائنس ہے، تو اس کا خاتمہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوگی۔ اگر یورپ کو ابنڈن کرنا ہے تو امریکی امپائر کیسے چلے گا؟ پھر نئی فارم کیا ہوگی امریکن امپائر کی؟ کیونکہ امریکن امپائر اپنی ذات میں کیا ہے؟ یو ایس پلس اٹس ایلائز، تو یہاں تو ایلائز مائنس ہو رہے ہیں، تو پھر امریکی امپائر کیسے بنے گا؟ تو یہ دیکھیں نا سب سے بڑی بات ہے۔ اور مڈل ایسٹ کا اتنا بڑا کرائسس، اس کو کیسے روکنا ہے، اس میں کیا فریم ورک لے کر آنا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ سب سے بڑا کرائسس۔ اور سب سے اگلی بڑی بات دیکھیے، چائنا کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے۔ اس وقت جو سب سے بڑی پاور رائز کر رہی ہے وہ تو چائنا ہے، جو یو ایس امپائر کو سب سے بڑا اس وقت چیلنج دے رہی ہے اور اس کو ریپلیس کر رہی ہے۔ تو چائنا سے کیسے ڈیل کرنا ہے؟ مثال کے طور پر بڑی یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ چائنا کے ساتھ کیا کولڈ وار کے اندر جانا ہے یا فیئر کمپٹیشن کے اندر جانا ہے؟ دو ہی راستے نا، تیسرا راستہ تو ہے کوئی نہیں۔ تو کولڈ وار کے اندر جانا ہے تو یہ کیا کوئی چھوٹا معاملہ ہوگا؟ کولڈ وار جو آپ نے پچھلی صدی کے اندر دیکھی، یعنی وہ 49 سے کہیں شروع ہو رہی ہے اور 99 تک جب سوویت یونین ٹوٹتا ہے، کتنے ملکوں کے اندر جنگیں ہوئی ہیں۔ مڈل ایسٹ کی آپ جنگیں دیکھیں، جنوبی ایشیا کی آپ جنگیں دیکھیں، ویتنام کی آپ جنگیں دیکھیں، مطلب آپ نام لیں اتنی جنگیں ہوئی ہیں، اور کتنے ریجیم چینج آپریشن ہوئے اس کولڈ وار کے نتیجے کے اندر۔ تو کیا وہ کولڈ وار شروع کرنی ہے؟ اگر فیئر کمپٹیشن کے اندر جانا ہے تو دیکھیے، چائنا اس وقت دنیا میں وہ ملک ہے جو سب سے زیادہ مینوفیکچرنگ کر رہا ہے۔ اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ مینوفیکچرنگ امریکہ میں نہیں ہو رہی ہے، جاپان میں نہیں ہو رہی ہے، برطانیہ میں نہیں ہو رہی ہے، سب سے زیادہ مینوفیکچرنگ جو ہے وہ چائنا کے اندر ہو رہی ہے، اور چائنا جو ہے وہ فلڈ کر رہا ہے اپنی پروڈکٹس کو دنیا کی تمام مارکیٹس کے اندر اور ریپلیس کر رہا ہے۔ تو دیکھیے، اگر چائنا کے ساتھ وہ فیئر کمپٹیشن کے اندر جاتے ہیں تو چائنا کو تو زیادہ کھلی سپیس ملے گی، اور چائنا کے اوپر باقی جو ممالک ہیں ان کا بھی اعتماد بڑھے گا، وہ ان کے ساتھ ٹریڈ کریں گے، انویسٹمنٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو چائنا تو ریپلیس کر جائے گا امریکہ کو، جو وہاں پر انوویشنز ہو رہی ہیں، جو سستی پروڈکٹس وہاں پر بن رہی ہیں، جیسے ان کی انڈسٹری مزید ریولوشن ہم وہاں پر دیکھ رہے ہیں۔ جیسے ابھی میں نے ریسنٹلی ایک رپورٹ آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اب وہاں پر روبوٹس کام کیا کریں گے، اس کو ڈارک فیکٹری ریولوشن جو ہے وہ کہا جا رہا ہے، کہ لائٹ کے بغیر، الیکٹریسٹی کے بغیر وہ روبوٹس ہوں گے، وہ نائٹ ویژن جو بھی ٹیکنالوجی اس کے ذریعے کام کریں گے، یعنی خرچہ اور کم ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اگر فیئر کمپٹیشن میں جاتے ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جیسے پاناما میں ہم نے تھوڑی سی جھلک دیکھی کہ چائنا کو یہاں سے نکالو، یعنی کولڈ وار مینٹیلٹی نہیں ہے۔ فیئر کمپٹیشن ہے کہ ٹھیک ہے، اگر یہ فون چائنا نے بنایا ہے یا امریکہ نے ایک دوسرا بنایا ہے تو یہ مارکیٹ میں آئے گا، مارکیٹ کی مرضی ہے وہ جس کو لے، تو چائنا ریپلیس کر جائے گا۔
आप देखें ना ये कितना बड़ा फैसला है जो इस वक्त ट्रंप इंतजामिया को करना है कि आगे किस डायरेक्शन के अंदर चलना है। तो इसके लिए ग्रेट माइंड्स चाहिए, इस तरह के डिवीजन्स, इस तरह के माइंड्स जिनको पता ही नहीं है कि इतनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जब वो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो है वो शेयर कर रहे हैं, और मिडिल ईस्ट की ये बेमानी जंगें, ठीक है, ये नहीं चलने वाला, इस तरह से अमेरिकन एम्पायर चलने वाला नहीं है। और ये खुद इस बात को तो मानते हैं कि अमेरिकन एम्पायर डिक्लाइन की तरफ जा चुका है, तो राइज अगेन कैसे होगा, इस तरह तो होने वाला नहीं। और जेडी वैंस ने जिस तरह से कहा कि हमारी सबसे बड़ी गलती होगी मिडिल ईस्ट की जंग के अंदर जाना, उसकी मजीद डिटेल्स भी आई हैं, वो हम आपके सामने रखते हैं। तो ये बुनियादी बात है, ये कंप्रीहेंसिव एक मंजरनामा है जो आप इसमें देख सकते हैं। अब गजा तक की जो बात है, जो इसका खास मिनिस्टर है नेतन्याहू का, दरमर, उसने इस बात को कंफर्म कर दिया है कि हां इजराइल गजा पर हमले की तैयारी कर रहा है। पहले तो मीडिया रिपोर्ट थी ना, अब उसने कंफर्म कर दिया है कि लार्ज स्केल गजा पर अटैक की तैयारी हो रही है, और सिर्फ इंतजार ये हो रहा है कि जो अमेरिका के साथ टॉक्स होनी है। टाइम्स ऑफ इजराइल इस खबर को रिपोर्ट कर रहा है, मिनिस्टर दरमर विल डिस्कस अ प्लान फॉर मिलिट्री कंट्रोल ऑफ गाजा इन वॉशिंगटन दिस वीक। ये अगले बस 1-2 दिन की बात है, और गजा को मुकम्मल ऑक्युपाई किया जाएगा। देखें, जो अरब प्लान है, जो दूसरा प्लान है, उसमें तो गजा एक टेरिटरी के तौर पर मौजूद है जिसको रिकंस्ट्रक्ट करना है, लेकिन यहां इजराइल ऑक्युपाई करने जा रहा है उसी लार्ज स्केल ऑपरेशन के जरिए, और जिसमें सैकड़ों टैंक्स, हजारों की फौज जो दाखिल होगी। तो ये कंफर्मेशन होगी, ये बहुत भयानक होने जा रहा है, और इसमें भी अब अमेरिका को फैसला करना है, क्योंकि देखिए अगर ये होगा जो इजराइल करने जा रहा है, अगर अमेरिका इसकी ग्रीन लाइट देता है तो पूरे रीजन के अंदर जंग फैल जाएगी। रीजन में फैलेगी तो इसी रीजन से उन्होंने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट भी लेनी है, तो वो कैसे लेंगे। और फिर अगर वो इनकी बात नहीं मानेगा अमेरिका, तो ये ममालिक जो है वो ज्यादा शिफ्ट करेंगे टुवर्ड्स चाइना। चाइना हर जगह पर मौजूद है, एक एक मुल्क के साथ मौजूद है। इसी दरमियान हमास ने नई वीडियो जारी की है, जो इजरायली कैदी हैं गजा के अंदर, उनकी वीडियो उन्होंने जारी की है। इजरायली कैप्टिव से रिटर्न ऑफ वॉर टू किल देम इन न्यू वीडियो। उन्होंने कहा है कि अगर जंग दोबारा से शुरू की जा रही है तो इसका मतलब यह है कि ये हमारे मारने के मुतरादिफ है। और फिर उन्होंने आगे बताया, वी स्टेयर डेथ इन द फेस, हमने मौत को सामने देखा है। उन्होंने बताया कि अभी रिसेंट जो 1-2 दिन पहले बमबारी हुई है, उसमें हमारे बहुत करीब आकर बम गिरे हैं, और अगर ये मजीद बमबारी बढ़ती है तो फिर हम जो है वो यहां पर मारे जाएंगे। तो ऑलरेडी जो अंदर एक मूवमेंट चल रही थी, इस तरह की चीजें जो वो मजीद एड अप वहां पर होती चली जा रही हैं। इजराइल ने वेस्ट बैंक के अंदर, जहां पर एक को डायरेक्टर जो नो अदर लैंड फिल्म का है, ऑस्कर विनर, उनको गिरफ्तार किया है, उनके ऊपर तशद्दुद किया है, और इसके साथ एक फ्रीड प्रिजनर जो अभी एक्सचेंज डील के जरिए आजाद हुए थे, उनको शहीद कर दिया है। यानी आप देखिए कई साल तक वो रहे हैं जेल के अंदर, और अब जो है वेस्ट बैंक के अंदर उनको शहीद कर दिया गया है। यूके की स्टेटमेंट आई है और उन्होंने कंडेम किया है इजराइल की जो मिडिल ईस्ट की एक्सपेंशन है वेस्ट बैंक के अंदर। इजराइल मस्ट कंट्रोल सेटलर वायलेंस, हॉल्ट टू settlement expansion and refrain from annexing the West Bank. We condemn Israel's decision to establish 13 new settlements in occupied West Bank. अच्छा, अब ये हो रहा है जी, कंडेम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन ये नफ नहीं होगा। अब जहां तक बात जा चुकी है, एक जेनोसाइड हो चुकी है, एक नई जेनोसाइड वो करने जा रहे हैं, तो इस पर कंडेम करते हैं। ये काफी ऐसी चीज है जिसमें ज्यादा करने की जरूरत है, और इन ममालिक पर भी आगे चलकर मजीद प्रेशर आएगा। चाइना मजीद सामने आया है ईरान के लिए, और चाइना बड़े बेमानी और एक खास हिकमत अमली के जरिए, बड़ी विजडम के जरिए आगे बढ़ रहा है। तो चाइना ने जो नई उनका एक्शन सामने आया है, जो उनका 5 नुकाती प्रपोजल है, वो उन्होंने यूनाइटेड नेशन के अंदर बाकायदा सबमिट करवा दिया। एक बड़ा आप कह लें कि मुदाखलत है चीन की जानिब से। उन्होंने ईरान के हवाले से इस तरह की कोई मतलब मुदाखलत नहीं की है ईरान के साथ इस हद तक। अब बाकायदा वो आकर खड़े हो रहे हैं। 5 पॉइंट्स प्रपोजल उन्होंने बाकायदा जमा करवा दिया है, और उसमें उन्होंने कहा कि कोई फोर्स इस्तेमाल नहीं की जाए, कोई सैंक्शन जो नहीं लगाए जाए, और ये जो सारे मंसूबे हैं इसको हम पूरी तरह से जो है वो कन्फ्रंट करेंगे। चाइना सबमिट्स 5 पॉइंट ईरान न्यूक्लियर डील प्रपोजल टू यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस। The first principle calls for diplomatic solution and warns against military escalation or punitive economic actions. अगर सैंक्शन लगानी है, कोई इकोनॉमिक एक्शंस करने हैं, अगर हमला करना है, इस सब के हम खिलाफ है। किस तौर पर इसको सपोर्ट नहीं करेंगे और इसको कन्फ्रंट करेंगे हम हर हाल में। तो ईरान के साथ चाइना खड़ा हो रहा है। फिर एक और बात देखिए, वेनेजुएला के ऊपर कल ट्रंप ने सैंक्शंस लगाई हैं और कहा है कि कोई वेनेजुएला का ऑयल ना खरीदे। जिसने वेनेजुएला का ऑयल खरीदा उसके ऊपर हम 26% टैरिफ लगाएंगे। और ये वही वेनेजुएला जो सबसे बड़ा सपोर्टर है फलस्तीन का, और ये वही वेनेजुएला जिसने भी रिसेंटली रशिया के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जब वो साइन किया। तो चाइना सबसे पहले, चाइना कंडेम्स यूएस टैरिफ्स ऑन वेनेजुएलियन ऑयल बायर्स। टैरिफ उनके पर लगे ना जो वेनेजुएला का ऑयल खरीदेगा, तो चाइना ने इसको कंडेम किया है। तो ये मतलब देखे ना कि अलायंस है
और फिर चाइना को पता है कि कहां पर किसके साथ खड़े होना है, कहां पर स्टेटमेंट जारी करनी है, कहां पर स्टेटमेंट जारी नहीं करनी है। अब मैं आपके सामने नाज़रीन जो यमन के मामले के ऊपर जो चैट हुई, वो लीक हुई और उसके जो असरात हैं वो आगे इस तरह से फैल रहे हैं कि उनको डिस्कस करना जरूरी है। और वैसे भी ये हमारा मेन फोकस ये है कि ट्रंप इंतजामिया क्या फैसले कर रही है, क्या सोच रही है, कितनी वो ताकतवर है, कितनी कमजोर है, उसकी डिसीजन मेकिंग पावर क्या है, उनके इंटेंशंस क्या हैं, ये हमें अगला जो मंजरनामा है उसके बारे में वाज़ेह करेंगे। तो इसके असरात बहुत ज्यादा हो गए हैं। जो अलायंस है अमेरिका का और यूएस का वो पूरी तरह से डैमेज हो रहा है और कुछ ने तो बाकायदा नतीजा निकाल लिया। 100% वो कह रहे हैं कि नेटो तो गया, नेटो जो है वो खत्म हो गया। मैं हेडलाइंस आपके सामने एक एक करके रखता हूं। सिग्नल यमन चैट इंटेलिजेंस लीक एक्सपोजेस ट्रंप टीम्स कंटेम्प्ट फॉर यूरोप, यानी तौहीन करना, नीचा दिखाना, बहुत नेक्स्ट लेवल का डिसलाइक करना कि ये वाज़ेह हो गया, यूरोप के ऊपर जो है वो वाज़ेह हो गया है। और फिर दूसरी हेडलाइन ये है कि वो कह रहे हैं कि यूरोप ऑलरेडी ऑन नोटिस था, जो पीछे 2 महीनों में हुआ है, यूरोप तो ऑलरेडी देख रहा था कि अमेरिका के साथ कैसी तब्दीली आ रही है, यानी एक नोटिस के ऊपर वो जा चुका था, लेकिन लेफ्ट लिटिल बिट डाउट्स द कॉन्टिनेंट रिमेन्स फर्मली इन द क्रॉस एयर ऑफ अमेरिका। लेकिन ये जो सारा लीक हुआ है, इससे जो थोड़े बहुत डाउट्स थे वो भी खत्म हो गए कि अमेरिका के साथ अब जो हमारा मामला है वो क्रॉस रोड के ऊपर आ चुका है, यानी अब जो है ना बिल्कुल डिसाइडिंग मोड के ऊपर आ चुका है। हम दूसरा रास्ता ले रहे हैं और अमेरिका दूसरा रास्ता ले रहा है। इस स्टेट से ये वाज़ेह आ गया है। स्टनिंग इंटेलिजेंस ब्रीच दैट हैज स्पार्क्ड आउटरेज, और इसके अंदर रिपब्लिकन्स, जब हिलरी क्लिंटन का मामला हुआ था, जो उनकी ईमेल्स लीक हुई थी, उसके ऊपर उन्होंने कहा था कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो अब इसकी भी फिर वो कह रहे हैं क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। डेमोक्रेट्स कह रहे हैं, हिलरी क्लिंटन का हुआ था ना, तो वो कह रहे हैं कि इनकी होनी चाहिए। तो वो जो अंदरूनी क्योस है उसके अंदर मजीद इजाफा। फिर इसके अंदर जो नई चीज अब सामने आई है कि अमेरिका की जो ट्रेड है वो सिर्फ 3% है जो रेड सी से गुजर रही है, 40% जो वो यूरोप की ट्रेड है। तो इसलिए जेडी वैंस ने कहा कि ये बिल्कुल अननेसेसरी है कि हम तो सिर्फ 3% वहां से गुजर रहे हैं, तो हमें क्या फर्क पड़ता है, और यूरोप गुजर रहा है, इजराइल है बाकी, तो हम इसमें क्यों जाएं। देयर इज अ रियल रिस्क दैट पब्लिक डज नॉट अंडरस्टैंड व्हाई दिस इज नेसेसरी। ये जेडी वैंस ने कहा कि इख्तिलाफात की आप जरा नोयत चेक करिए कि हमें फिर क्या जरूरत है, और उन्होंने कहा कि पब्लिक इस बात को नहीं समझेगी कि हम इस जंग के अंदर क्यों गए। ठीक है ना, ये मतलब गैर मामूली चीजें हैं। जेडी वैंस कह रहा है कि हम पब्लिक को नहीं समझा पाएंगे कि हम इस जंग के अंदर क्यों जा रहे हैं। और फिर वो नाज़रीन जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात अब सामने आई है कि बाकायदा जो डाइवर्जेंस है, बाकायदा जो डिवीजन है ट्रंप और जेडी वैंस के दरमियान सामने आ चुका। मतलब ये पहली बाकायदा डिवीजन है और ऐसा होता नहीं है वहां पर सदर और नायब सदर के दरमियान, और इतना जल्दी, और फिर जिस तरह से ये नारा लगाकर आए हैं, मतलब ये पहली डिवीजन बाकायदा तौर पर सामने आ चुकी है। अ डाइवर्जेंस बिटवीन हिज फॉरेन पॉलिसी public stance and Trump's. He warned that the operation would contradict the president position on Europe. जेडी वैंस ने कहा है कि जो हम बातें करते रहे हैं ये उससे बिल्कुल बरअक्स है, खासकर यूरोप के हवाले से, क्योंकि जेडी वैंस ने जो म्यूनिख सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जाकर जो बातें की थी, ठीक है, बड़ी गैर मामूली तकरीर हुई थी, उसके अंदर जेडी वैंस ने क्या कहा था, यूरोपियंस को सबसे बड़ा ताना क्या दिया था कि तुम अपने वोटर्स की बात नहीं सुन रहे हो, अपने वोटर्स के खिलाफ फैसले कर रहे हो। तो यहां पर फिर क्या हो रहा है, यहां पर भी जेडी वैंस कह रहा है कि हम अपनी पब्लिक के खिलाफ जा रहे हैं, पब्लिक हमें इस जंग से रोक रही है, इसी बुनियाद पर उन्होंने हमें वोट दिया है, लेकिन हम फिर भी उस जंग में जा रहे हैं। तो फिर हमारा जो स्टांस है वो तो सारा जब उलट पुलट हो गया। अब ये सारी चीजें इस बात का सबूत है कि वो ये जानते हैं कि ये जंग उनके लिए नुकसानदेह और इससे वो कुछ सॉलिड अचीवमेंट हासिल नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी वो जंग ये कर रहे हैं। फिर इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि जेडी वैंस ने कहा कि इससे ऑयल प्राइसेस अप होंगी, जो मिडिल ईस्ट वॉर है, जो यमन के ऊपर बमबारी, ऑयल प्राइसेस अप होंगी। और फिर उसने कहा कि हमें 1 महीना कम से कम वेट करना चाहिए। 1 महीना क्यों? सीइंग वेयर द इकोनॉमी इज। एक तो हम डिग आउट करें कि ये जंग हमारे लिए जरूरी क्यों है, 1 महीना हम इसके ऊपर डिबेट करें। दूसरा कि इकोनॉमी किस तरफ जा रही है, क्योंकि ये जंग बहुत महंगी पड़ने वाली है अमेरिका को। तो ये जेडी वैंस ने कहा, लेकिन बहरहाल वो फैसला हो गया। इसका मतलब कि जेडी वैंस की बात नहीं सुनी गई, ये भी इंपॉर्टेंट बात। फिर एक और हेडलाइन देखिए कि जेडी वैंस फॉरेन पॉलिसी विजन इज नॉट इंटायरली अलाइंड विद ट्रंप। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जेडी वैंस का जो विजन है फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, जो मैंने शुरू में आपको बताया ना कि करना क्या है, चाइना के साथ कैसे चलना है, नेटो के साथ कैसे चलना है, यूरोप के साथ कैसे चलना है, मिडिल ईस्ट में क्या करना है, ये सारे फैसले करने हैं ना, क्योंकि पिछला ऑर्डर तो तोड़ दिया खुद ट्रंप ने, तो नया ऑर्डर कैसे बनेगा, किसके साथ अलायंस बनाना है, किसके साथ नहीं बनाना है। भाई यही अमेरिकन एम्पायर को कंटिन्यू रखेगा ना ये वाले फैसले।
तो ट्रंप कहीं और खड़ा है, जेडी वैंस कहीं और खड़ा है, मुकम्मल अलाइन नहीं है वो ट्रंप के साथ। और फिर वो कहते हैं कि ट्रंप जो है वो देख रहे हैं इसको ट्रांजैक्शनल लेंस के साथ, यानी लेन देन, किस समय कितने पैसे आएंगे। यूरोप नेटो है, उसमें यूरोपियन जो है वो पैसे बढ़ाएं, ये ट्रंप की पॉलिसी है, वो इस अलायंस को इस तरह से देखते हैं। ये बड़ी बुनियादी नौयत की बातें हैं जो इस सारे मंजरनामे को असरअंदाज करने वाली हैं। ट्रंप देख रहे हैं कि यूरोपियंस पैसे बढ़ाएं, नेटो हम जारी रखेंगे। जेडी वैंस क्या देख रहे हैं, इन आइडियोलॉजिकल अंदाज के अंदर देख रहा है, और वो स्केप्टिक है, यानी वो इसके ऊपर रिलाय नहीं कर रहा है ऑन द ट्रांस अटलांटिक अलायंस। वो यूरोप और अमेरिका के अलायंस के ऊपर कोई जना कन्विंस नहीं है, वो इसको खत्म करना चाहता है। ही वॉज ओपनली क्रिटिसाइज्ड यूरोपियन लीडर्स फॉर सपोर्टिंग द वैल्यूज ही क्लेम्स आर इनकम्पैटिबल विद यूएस इंटरेस्ट। और उसने भी रिसेंटली ये कहा था कि जो यूरोपियंस जो एक्शन ले रहे हैं ये अमेरिकन वैल्यूज के साथ कंपैटिबल नहीं है, अमेरिकन इंटरेस्ट के साथ ये जना कंपैटिबल नहीं है। यानी जेडी वैंस देख रहा है इन एन आइडियोलॉजिकल वे, और वो दूसरे अंदाज के अंदर वो नेटो को जारी रखना चाहता है, बट वो कह रहा है पैसे बढ़ाओ, ये चाहता ही नहीं है। तो ये बड़ी बुनियादी नौयत की चीजें हैं कि जेडी वैंस है वो मिडिल ईस्ट की जंग के भी खिलाफ है और यूरोप के अलायंस के साथ भी खिलाफ है। ट्रंप इंतजामिया की इस वक्त सिर्फ 2 महीनों के अंदर अंदर ये मामला हो गया है। यही हम बुनियादी बात कर रहे हैं कि चैलेंजेस इतने ज्यादा हैं कि ये बिला वजह जो फ्रंट खोलते चले जा रहे हैं उसके असरात आएंगे, और सबसे बड़ा असर आएगा मिडिल ईस्ट की जंग का, क्योंकि ये इंतहाई अननेसेसरी है, क्योंकि ये जंग ही नहीं है, ये जारियत है, ये एग्रेशन है, यहां पर जेनोसाइड हो रही है। इसका सबसे बड़ा फॉलोआउट आएगा, सबसे बड़ा असर आएगा। अब यूरोप ने सख्त तरीन रिएक्शन देते हुए कहा है, और उन्होंने खासकर जो है वो जेडी वैंस को निशाना बनाया, एक्यूज्ड हिम ऑफ ट्राइंग टू पिक अ फाइट विद एलाइज, कि ये ज्यादा पुश कर रहा है, और उसको कहा ही इज अ डेंजरस फॉर यूरोप, जेडी वैंस ये हमारे लिए बड़ा खतरनाक है, एंड मोस्ट डेंजरस इन द एडमिनिस्ट्रेशन। सारी एडमिनिस्ट्रेशन ही यूरोप के साथ अलायंस में ज्यादा नहीं वो चाहती, लेकिन सबसे ज्यादा वो कह रहे हैं डेंजरस जेडी वैंस है। अब ये सारा किससे हुआ है, उस चाइल्ड लीग से हुआ है, ऑब्सेस्ड विद ड्राइविंग अ वेज बिटवीन यूएस एंड यूरोप। और बस जेडी वैंस चाहता है कि अमेरिका और यूरोप के दरमियान जब इख्तलाफात इस तरह से हो कि ये मुकम्मल तौर पर मामला खत्म हो जाए। फिर इसी को आगे लिंक कर रहे हैं कि जो स्टीव विटकॉफ ने भी रिसेंटली 3 दिन पहले जो इंटरव्यू दिया है टक्कर कार्लसन को, इसमें उन्होंने कहा द गल्फ इकोनॉमीज कुड पोटेंशियली रिप्लेस यूरोप इकोनॉमिक रोल। दोबारा लाइन सुन लीजिए, गल्फ इकोनॉमीज कुड पोटेंशियली रिप्लेस यूरोप्स इकोनॉमिक रोल। जो यूरोप पहले रोल अदा करता था, अब वो गल्फ रियासतें जो है वो अदा करेंगी। इट कुड बी मच बिगर देन यूरोप। यूरोप इज डिसफंक्शनल टुडे, इट वुड बी गुड फॉर द वर्ल्ड बिकॉज यूरोप इज डाइंग। ये उसने कहा स्टीव विटकॉफ ने। तो बात यह है कि अगर यूरोप को इस तरह से वर्णन करना है और मामला गल्फ रियासतों के ऊपर आ गया है, यहां से इन्वेस्टमेंट जानी है, वो सारा रोल ही इन्होंने अदा करना है, तो मुझे बताइए कि जंग कैसे छेड़ी जाएगी। और इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता यह है कि अब रीजन की डिमांड है फलस्तीनी रियासत, रीजन की डिमांड है सीज फायर। रीजन नहीं चाहता था फलस्तीनी रियासत, वो आगे बढ़ चुका था, फलस्तीनी रियासत को भूल चुका था, लेकिन अब उसकी जरूरत है फलस्तीनी रियासत, तो इसलिए वो इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं, लेकिन अब उनको चाहिए फलस्तीनी रियासत। पहले अमेरिका ने मना लिया था रीजन को, और वो अपना जो है वो यूटर्न ले चुके थे, रिवर्सल कर चुके थे अब्राहम अकॉर्ड की सूरत में, लेकिन चूंकि हमास हारी नहीं, इतना बड़ी जेनोसाइड हो गई, अब अगर फलस्तीन को डिस्प्लेस कर दिया जाता है तो इनकी गवर्नमेंट्स कैसे रहेंगी भाई, इनकी गवर्नमेंट्स कैसे बचेंगी। तो इसलिए अब वो जरूर, या तो इजराइल जंग जीत जाता ना, लेकिन इजराइल जंग में नहीं जीता, जुल्म भी इतना बड़ा कर दिया, अब फिर फलस्तीनियों को डिस्प्लेस करना चाहता है, ये चलने वाला नहीं है। तो इसलिए ये अमेरिका को फैसला करना है कि उसने क्या रास्ता लेना है, ठीक है। और सही रास्ता यह है कि वो अमन का रास्ता ले और हकायक को जाने और फलस्तीनियों के उनके राइट्स दे। लेकिन अगर वो ये रास्ता नहीं लेता तो एक ऐसी तबाही है जो मिडिल ईस्ट में तो आएगी, लेकिन अमेरिकन एम्पायर का डिक्लाइन आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। वो सॉलिड फैक्टर्स आपके सामने रखें, अंदरूनी इख्तलाफात भी शिद्दत इख्तियार करेंगे, ट्रंप और कंट्रोवर्शियल होगा और इररेलेवेंट होता चला जाएगा बाइडेन के रास्ते के ऊपर, जो अपने इत्तेहादी हैं उनके साथ मामलात, और एट द एंड इजराइल के साथ भी खड़ा होने के काबिल नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका के अंदर एक पूरी मूवमेंट है इजराइल के खिलाफ कि इजराइल की जंगें हमारे लिए जरूरी नहीं है। तो ये इस वक्त की ताजा तरीन तफसीलात हैं जो आपके साथ शेयर किया। आपने राज रोगा करें, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। जय हाफिज।